ओम शांति स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पिछले क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ डी ब्रोगली इक्वेशन। उसमें दो डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, उसमें ध्यान दीजिएगा। और यहाँ भी एक डेरिवेशन मिलेगा रिलेटेड टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और स्टेटमेंट जनरली पूछता रहता है, स्टेट द हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको समझना है, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। In fact, Heisenberg uncertainty principle is applicable only for the microscopic particle. ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। जैसे आप क्रिकेट बॉल आप थ्रो करते हैं, या आप कार रनिंग पोजीशन में है, या प्रोजेक्टर है आप, तो आपका एनी मोमेंट में या किसी टाइम में उसका पोजीशन और मोमेंटम आप ज्ञात कर सकते हैं एक्यूरेटली साथ साथ। जैसे आपका क्रिकेट बॉल फेंके तो, या आप देखते हैं कि एरोप्लेन मूविंग अवस्था में रहता है तो दूसरा कंट्री का लोग जान जाता है कि हाँ किस स्पीड से वो एरोप्लेन आ रही है और इस वक्त किस समय है, उसका मोमेंटम या आपका पोजीशन आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये सब का जो आपका पोजीशन और मोमेंटम चाहेंगे एक साथ ज्ञात करने के लिए तो अलग अलग आप एक्यूरेटली ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एक साथ साइमल्टेनियसली इफ़ यू वांट टू मेजर और डिटरमिन द पोजीशन एंड मोमेंटम देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यही स्टेटमेंट हिजेनबर्ग ने दिया फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, इट इज़ इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेटेड एज इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन, क्या डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, टू डिटरमिन द पोजीशन and momentum simultaneously. It is impossible to determine the, आप कह सकते हैं एग्जैक्ट पोजीशन लिख दीजिए, सबसे अच्छा होगा, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली। ये वर्ड देना जरूरी है, सेपरेटली अलग अलग आप चाहेंगे कि आपका इस वक्त पोजीशन क्या है उसका मोशन पार्टिकल का, तो आप ज्ञात कर सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। या मोमेंटम वेलोसिटी क्या है इस वक्त, तो आप एग्जैक्ट मोमेंटम भी आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक ही समय पोजीशन एंड मोमेंटम को आप मेजर करना चाहेंगे एग्जैक्टली तो वो नहीं होगा। तो उसी से रिलेटेड आपका एक स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली फॉर इलेक्ट्रॉन, यहाँ बुक में दिया है, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, किसी भी माइक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जैसे नाइट एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वेव का, लाइट का कोई खास फर्क उसमें नहीं पड़ता है। जैसे रात में मान लो कि बिल्ली आप दौड़ रही है, भाग रही है, आप अचानक सडनली उसमें आप टॉर्च जलाएंगे तो उसमें एक वेव इंसिडेंट होगा, लेकिन उस वेव इंसिडेंट का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसका जिस स्पीड से वो दौड़ रही थे उसका स्पीड अचानक बढ़ जाएगा जैसे ही टॉर्च उसमें लगाएं। तो यानी कहने का मतलब कि रनिंग कैट एट द नाइट आप डिटरमिन कर सकते हैं उसका मोमेंटम क्या होगा और पोजीशन क्या है एक समय। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करता रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो आप एट ए टाइम आप चाहेंगे कि पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली डिटरमिन हो जाए, नहीं मालूम होगा। व्हेन यू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन
inexactness in momentum occurs, and when you find the exact momentum then inexactness in position occurs. इसलिए हिजेनबर्ग ने यह स्टेटमेंट दिया, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक सर्टेन सर्कुलर पाथ में, ये न्यूक्लियस है जहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। आप इसमें क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए नेकेड आई से तो दिखता नहीं है, एक सर्टेन वेव का आपका वो भी ग्रेटर वेवलेंथ आप ले लीजिए, एक ग्रेटर वेवलेंथ का रे, ग्रेटर वेवलेंथ रे आप जब इंसिडेंट करेंगे, मतलब आप जान रहे हैं डेली इक्वल क्या होता है, एच डेल ई इक्वल क्या लिखे थे आप डी ब्रोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, एच म्यू यानी एच न्यू सी बाय लैम्डा। वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, डिनोमिनेटर में है तो ग्रेटर वेवलेंथ मतलब लो एनर्जी पजेस करने वाला, ठीक है। तो ताकि इसका एनर्जी जो है इस रे का इस इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बहुत लो एनर्जी का रे इंसिडेंट किया है, तो जिस वक्त आपका ये आप इंसिडेंट होगा तो इस रे का एनर्जी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी उसका वेलोसिटी जो है आपका उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लो एनर्जी रे उसमें इंसिडेंट किया है तो उसके वेलोसिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिस वक्त वो कोलाइड किया तो थ्रू इंस्ट्रूमेंट मालूम हो जाता है कि हाँ उस वक्त इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है, तो आप एग्जैक्ट मोमेंटम ज्ञात कर सकते हैं। वेलोसिटी पता है, मास इंटू वी आपका वेलोसिटी, वो आपका मोमेंटम हुआ तो आपका। लेकिन जैसे कोई मान लीजिए ये कोई बड़ा चीज़ है और यहाँ एक छोटा चीज़ है, जैसे ये मूव होके इसमें थोड़ा सा भी टकराएगा तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। तो जिस वक्त आप एग्जैक्ट मोमेंटम पता करने के लिए ग्रेटर वेवलेंथ रे का इंसिडेंट किया तो उस वक्त इसका वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, एग्जैक्ट मोमेंटम भी ज्ञात हो गया, लेकिन ठीक उस देन एंड देन ये ग्रेटर वेवलेंथ का रे है, इसलिए थोड़ा सा वो जैसे एज सुन एज इट कोलाइड टू दैट इलेक्ट्रॉन तो दैट स्लाइटली डिस्प्लेसेस, यानी उसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो उस वक्त आप एग्जैक्ट मोमेंटम आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं कि अब हम लोग शॉर्टर वेवलेंथ का रे इसमें इंसिडेंट करते हैं। तो शॉर्टर वेवलेंथ मतलब हाई एनर्जी पजेस करेगा, तो जिस वक्त टकराएगा देन एंड देन उसका पोजीशन पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि ये शॉर्टर वेवलेंथ रे का है, जैसे टकराएगा इसका एनर्जी इसमें कंट्रीब्यूट होगा और देन एंड देन वेलोसिटी भी उसका चेंज हो जाएगा। तो जब आप पोजीशन एग्जैक्ट आप फाइंड करते हैं तो उसका वेलोसिटी में चेंज हो जाता है और उसमें एग्जैक्ट मोमेंटम प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आया, अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो मेन सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नॉट द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो अब हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसका। तो अभी हम लोग इसको मान लो किसी का जो आप एग्जैक्ट पोजीशन ज्ञात करते हैं तो उसमें आपका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ जाता है, यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आ जाएगा, तो उसको आप मान लीजिए। और जब आप एग्जैक्ट मोमेंटम ज्ञात करते हैं तो मान लीजिए उसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कुछ उसमें पोजीशन में आपका डिफेक्ट आ गया। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, लेट अस टेक डेल एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल एक्स है, एंड डेल पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये एक्सपेरिमेंटली हिजेनबर्ग ने एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया, जो जब आप एग्जैक्ट पोजीशन ज्ञात करते हैं तो उसमें जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आता है, और जब आप एग्जैक्ट मोमेंटम ज्ञात करते हैं तो उस वक्त जब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जब आता है
तो उसका दोनों का प्रोडक्ट ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या ज्ञात किया, मैथमेटिकली यहाँ लिख दीजिए। ये MSc में इसका प्रूविंग भी होता है, यहाँ तो आपको डायरेक्ट फार्मूला आपको जानना होगा। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मस्ट नॉट लेसर देन h/4 पाई, या तो उसके बराबर होगा या ग्रेटर होगा। दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो दैट इज इक्वल और ग्रेटर देन h/4 पाई। ये इसका वैल्यू इसके में आता है। तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में। मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो फिक्स होता है तो m लिखना होगा, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी लिखना होगा डेल भी h/4 पाई। तो इस तरह से मास को उधर ले जाइए, तब आपको डेल x इंटू डेल v आएगा एंड ग्रेटर और इक्वल देन h/4 पाई m। तो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मास तो आपको पता रहता है, बाकी कोई बॉडी होगा तो उसको भी मास दिया होगा एज ए डाटा में। और h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, या जूल में लिखेंगे तो 6.6 × 10⁻37 जूल सेकेंड। तो जैसा आपका यूनिट होगा, CGS सिस्टम में होगा कि SI सिस्टम में होगा, वो तो हर एक न्यूमेरिकल में ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ 3 टर्मिनोलॉजी है, डेल x, डेल v एंड m। तो इसमें से आपको 2 टर्म दिया रहेगा, तो तीसरा आपको निकालने बोलेगा। और इलेक्ट्रॉन होगा, यदि आपको मास नहीं दिया है तो एक चीज़ होगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछेगा या मोमेंटम पूछेगा। तो ये इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत आसान है, न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड आता है। यदि आएगा तो डी ब्रोगली में भी रिलेशन याद रखना है, और हिजेनबर्ग का भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानना है। तो इससे यदि न्यूमेरिकल आता है तो समझिए आप बहुत आसान है, लकी हैं। चूँकि आगे वाला पार्ट में जो आएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, उसमें बहुत सा ट्विस्टेड न्यूमेरिकल आता रहता है, वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल उसमें बनता है। लेकिन ये सब 2 जो है डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपका न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड होता है और बहुत ईजी होता है। तो चलते हैं हम लोग, यहाँ एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है जो प्रूविंग करना पड़ता है, तो वो आपको हम बता देना चाहता हूँ, तब फिर न्यूमेरिकल में आ जाएंगे। तो ये पार्ट ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कि इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है इसी तरह से आएगा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, प्रूव इट। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पाया ही नहीं जाता, वो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता है, इसको आपको प्रूव करना है। तो यहाँ आप मान लीजिए जरा सा, लेट अस टेक, अभी हम लोग मान लेते हैं, कभी कभी प्रूविंग में होता है ना कि लेफ्ट साइड लेके चलें तो राइट साइड दिखा दिए, या राइट साइड लेके चलें तो लेफ्ट साइड दिखा दिए। कभी कभी दोनों साइड ऐसे लेके चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ बोला जा रहा है आप मान लीजिए और लास्ट में उसको रॉन्ग दिखा दीजिए। तो ये भी एक प्रूव करने का तरीका होता है। तो ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। हम मान लेंगे यहीं पे, लेट अस टेक इलेक्ट्रॉन लाइज एट द न्यूक्लियस। लेट अस टेक इलेक्ट्रॉन लाइज, लेट अस एज्यूम कर लीजिए, मान के चलिए, लेट अस एज्यूम इलेक्ट्रॉन लाइज एट द न्यूक्लियस। हम लोग पहले ही मान लिए कि नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है। यानी देखिए न्यूक्लियस का एटम का साइज जो होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर होता है, और न्यूक्लियस का आपका 10⁻- साइज जो होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 10⁻14 मीटर। यानी आप यदि ये पोजीशन, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा, अब मान लिया है कि वो न्यूक्लियस में है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये न्यूक्लियस के दायरे में ही रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्या हो सकता है, जो इसका रेडियस है न्यूक्लियस का, जो आप यहाँ लिखे हैं साइज
साइज मतलब रेडियस, रेडियस बड़ा है तो उसका साइज बड़ा होगा। तो ये 10⁻⁻14 मीटर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है? जो न्यूक्लियस का रेडियस है, यानी वो आप मान लिए, आप वो आपको ये एज्यूम कर लिए, तो आपका अनसर्टेनिटी, सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है, आप कंसेप्ट से आप लिख सकते हैं 10⁻, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 10⁻⁻14 मीटर हो गया। तो हम लोग इसका हम डेल भी निकालना चाहते हैं, देन डेल भी क्वेश्चन मार्क हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपको पता है 9.11 10⁻31 kg हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम अब हम लोग निकालना चाहते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो फ्रॉम हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर इक्वल h/4πm। तो डेल एक्स आपको पता है 10⁻⁻14 और डेल भी आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻37 जूल SI यूनिट में लेंगे, और ये 4 और ये 22/7, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 हो गया। तो जब आप डेल भी निकालेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 10⁻⁻14 10⁻⁻14 जाएगा तो 6 और 17 23 बच जाएगा, ये 10⁻⁻23 बचेगा। ठीक है, अब देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो डेल भी बराबर कितना हो गया 6.6 और 7 ऊपर कर दीजिए, और नीचे तुम्हारा 4 इंटू 22 हो गया, और ये 9.1 अप्रोक्स आप 3 मान सकते हैं इसको, और ये 10⁻⁻23 ये 31 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ये इधर 7 और 1 ये 10⁻8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये करेंगे 10 क्या हो गया बाय 3 टाइम्स ले लीजिए 0.3, और ये नीचे 10 कर दीजिए, 3 3 जा 9 कर दीजिए, और 7/12 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पर ही, तो 7 यहाँ पर 12 हो गया ये, और 10⁻7 हो गया। तो इसको जब आप करेंगे तो ये 0.58 हो जाएगा इंटू 10⁻7, और ये 5.8 लेंगे इधर, तो ये 10 कितना हो जाएगा, और ये ठीक है, ये नीचे वो 6 हो जाएगा ये। ठीक है, ये यहाँ पर एक देख लीजिए फिर से कैलकुलेशन आपका, -14 ये गया तो 6 और उधर 7, ठीक है 6 17 और 6 तो 23 बच गया, ये ऊपर जाएगा तो ये 7 और 1 8 बच जाएगा, ये इतना हो गया। तो अब देखिए डेल भी जो है आपका ये मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। ठीक है, 22/7 तो ऊपर आ गया, ये 22 66 हो गया, 10 3 3 3 3 जा 9 कर दिया, यहाँ पर 3 आ गया, ये 12 हो गया, और ये नीचे 10 हो गया नीचे, तो ऊपर 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो हुआ वो आपका बहुत ज़्यादा हो गया, दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज, आपको 5.8 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, जो आपका इम्पॉसिबल है, आपका संभव नहीं है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो है इतना ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उतना सा एरिया में इतना फास्ट वेलोसिटी, लाइट ऑफ वेलोसिटी 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड होता है, तो आप देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, जो दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ओके, तो हम लोग अब आते हैं इसमें न्यूमेरिकल पार्ट में आते हैं। तो न्यूमेरिकल इससे आपका रिलेटेड बहुत इजी है, तो चलते हैं हम लोग एक आध दो न्यूमेरिकल इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल आपका डी ब्रोगली से भी कुछ छूटा हुआ है, उधर कुछ नहीं बताए हैं, तो आपको उसको भी थोड़ा एक दो ठो न्यूमेरिकल लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल डी ब्रोगली इक्वेशन में रिलेशन क्या है, लैम्डा इक्वल एच बाय एम भी है, और क्या है एच बाय रूट अंडर ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी है एम है। ये सब रिलेशन है आपका काइनेटिक एनर्जी का। ऐसे भी रिलेशन आप जानते हैं हाफ एम भी है स्क्वायर, वहीं से ये आया है। तो अभी मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट डी ब्रोगली wavelength of helium atom at 27 degree Celsius. मूविंग विथ वेलोसिटी कर दीजिए इसको, मूविंग विथ वेलोसिटी of 2.4 into 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क है, यहाँ वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम बोला है। तो एटमिक मास जो होता है हीलियम का कितना होता है, एटमिक मास ऑफ हीलियम वो 4 होता है, ये एटमिक मास यूनिट में आता है। तो 1 मोल का आप लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.023 10⁻23 आप लिखेंगे। तो ये आपका ये 4 ग्राम है, तो केजी में लाएंगे तो यहाँ 10⁻³ करना होगा। तो ये आपका एटमिक मास केजी में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको रिलेशन से वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ आपको क्वेश्चन मार्क है। तो फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन आप जानते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन, तो आप लिखेंगे लैम्डा इक्वल एच बाय एम भी। तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ आपको लिखना है एसआई सिस्टम में 6.6 इंटू 10⁻⁻37, और बाय क्या हो जाएगा ये आपका मास जो आप यहाँ है लिख दीजिए 4 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय कर दीजिए इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा ये वाला 6.02 10⁻23 कर दीजिए। और वेलोसिटी आप इसका लिख दीजिए, यहाँ दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻²। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 10⁻² ऊपर ले लीजिए, 23 यहाँ पर बचेगा कितना 714 माइनस, और ऊपर जाएगा तो तुम्हारा और घट जाएगा वैल्यू 10⁻, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो 14 to 16 हो जाएगा 10⁻। बाकी आप इसको, और ये प्लस जाएगा तो और 3 है 13 आ जाएगा, घट जाएगा ये, क्योंकि ये भी प्लस हो जाएगा तो और बढ़ जाएगा 16 और 3 19 हो जाएगा। अब इसको फिर कैंसिल कर दीजिएगा, 6 4 जा अप्रोक्स मान लीजिएगा, इससे कैंसिल कीजिएगा। तो इस तरह से वैल्यू जो आता है दैट इज़ 4.14 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ आपका इतना निकल गया इसका, वो इलेक्ट्रॉन का। फिर एक क्वेश्चन जरा सा हम दूसरे मोड में ले लेते हैं। चलिए एक दूसरा न्यूमेरिकल आपको लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी सेकेंड न्यूमेरिकल है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज de Broglie, what is de Broglie wavelength? What is de Broglie wavelength? तो काइनेटिक एनर्जी केवल दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का बात किया है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो पता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिखेंगे 9.1 10⁻³ kg। ठीक है, तो आपका जो जिसमें काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन है उसको लिख दीजिए डायरेक्ट। लैम्डा इक्वल क्या होता है, h/√2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। तो प्लैंक्स कांस्टेंट पता है SI यूनिट में 6.6 इंटू 10⁻34 और आपको √2 और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में बदल दीजिए तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। तो ये बैठा देना होगा, 100 यहाँ पर चला जाएगा तो 2 चला जाएगा तो 17 हो जाएगा ये, तो 1.6 इंटू 10⁻17 हो जाएगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -31 और 17 का आप यदि लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा 48। तो 1/2 में जाएगा तो 24 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाकी स्क्वायर रूट इसका 4 हो जाएगा समथिंग, इसका 3 अप्रोक्स, मतलब 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे और ये तुम्हारा 48 का आ रहा है तो इसका 24 ऊपर जाएगा तो -10 बच जाएगा वो। तो अप्रोक्स आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻10 मीटर, हाँ मीटर में ही लिखिए, 1.2 इंटू 10⁻10। तो चलिए एक हम हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स का भी एक प्रॉब्लम कर देते हैं। तो आप लिखिए द mass of electron is 9.1 10⁻31 kg। कैलकुलेट द, उसके बाद लिखिए कैलकुलेट द uncertainty in velocity, calculate the uncertainty in velocity if uncertainty in position is ±10 पाइकोमीटर, यानी पोजीशन दिया हुआ अनसर्टेनिटी डेल एक्स बराबर 10 पाइकोमीटर है, तो SI यूनिट में 10 इंटू 10 पावर क्या करेंगे, -12 मीटर कर देंगे। और मास पता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31। तो आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है, डेल भी क्वेश्चन मार्क है। तो फ्रॉम हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखिए, फ्रॉम हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपका डेल एक्स, डेल भी पूछा है तो उसी रूप में लीजिए, डेल एक्स डेल भी ग्रेटर और इक्वल h/4πm। तो आपका डेल भी पूछा है, डेल एक्स उधर ले जाइए, तो ग्रेटर और इक्वल आपका 6.6 10⁻34 4 इंटू 22/7 ऊपर चला जाएगा, मास 9.1 10⁻31 हो गया। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये फार्मूला बेस्ड था कहने का मतलब। तो थोड़ा सा आप 2-4 प्रॉब्लम आप खुद से बनाइए अनसॉल्व,
क्या डाटा प्रोवाइड किया हुआ और क्या पूछा जा रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली रिलेशन लिखिए, वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिए, नथिंग इन इट. so easier to solve the numerical problem related to de Broglie equation and Heisenberg uncertainty principle. तो इस पार्ट में आपका इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन भी से यही है कि आप हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट जानिए, और साथ में जो एक अभी आया कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, प्रूव इट, तो वो आपको ध्यान में रखना है. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग.